बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले खबर आती है कि इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। उससे कुछ देर पहले खबर और आती है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने कुछ 100 कंटेनर्स मांग लिए हैं। वो इसलिए कि जनाब 24 नवंबर का मुमकिन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे पहले इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया जाए। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के रिहायशी हैं, अगर आपका घर की कंस्ट्रक्शन या कहीं पर कोई काम चल रहा है, आप किसी रेत वाले किसी बजरी वाले से बात करें तो वो आपको एक ही बात बताएंगे कि 20 नवंबर से पहले पहले मंगवा लीजिए जो मंगवाना है, उसके बाद शायद हमारे लिए अप्रोच पॉसिबल ना हो, उसके बाद हो सकता है सड़कें बंद कर दी जाए। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो है, वैसे तो वो गैर सियासी रही थ्रू आउट, हमने देखा, लेकिन नाउ टेकिंग दिस प्रोटेस्ट वो बहुत एक्टिव हैं। वो मेंबरान असम्बली हो जाएं, वो टिकट होल्डर हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए अहदाफ मुकर्रर कर रही हैं। अहदाफ बहुत मुश्किल हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड, लेकिन अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदाफ की रोशनी में देखें तो लगता यह है कि वाकई में डू और डाई वाली सिचुएशन बना ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बट एट द सेम टाइम हुकूमती इत्तेहाद, PMLN स्पेशली, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि एहतजाज को रोक लिया जाएगा, लोग नहीं निकलेंगे तो उससे पहले गिरफ्तार हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब टेलीविजन के ऊपर पहले से कह चुके हैं कि जनाब 95% लोग तो जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने लिख के दिया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। दूसरी जानिब आज 26वीं आईनी तरमीम को लेकर पाकिस्तान की खवातीन वकला ने पिटीशन दायर कर दी है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद रोका जाए, इसको रोल बैक किया जाए। और इस तरह की एक पिटीशन, पहले भी कई पिटीशन इस तरह की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। आई थिंक ये 9th पिटीशन है। 26 के करीब 28 के करीब खवातीन वकला हैं जिन्होंने सबने मिलकर ये पिटीशन दायर की है। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का क्या बनेगा, इसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पंजाब को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप या तो ज़्यादा गिरफ्तार है या गैर हाजिर है। पंजाब की सारी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद भच्चर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भच्चर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? आज सर खैरियत से, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर 24 नवंबर का एहतजाज, कॉल आ चुकी, प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं आप लोगों की? सर मैं आपको एक अर्ज करूं कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो कोई हमारे लिए कोई इस तरह सडनली हमने नहीं किया, हमारे पूरा प्लान है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से जो फस्तायत का शिकार है जी। और आज दिन तक जो आप देख लें कि जिस तरह हमें 9 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ जब रजीम चेंज हुआ, और उसके बाद से लेके आज दिन तक जिस तरह खान साहब को उन्होंने टेक ओवर किया, और उसके बाद जिस तरह लोगों पे एक सो कॉल्ड गवर्नमेंट की गई, मुसल्लत की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फस्तायत का शिकार है। सर हु एग्जैक्टली इज रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, इस फस्तायत के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको देखते हैं आप? सर मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो देखता हूँ वो आपको भी पता है कि जिस तरह सिंध हाउस में मंडियां लगी और बड़े अरसे बाद, दरमियान में चलो कुछ अमन था, लेकिन बड़े अरसे बाद मंडियां लगी, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं आप? एमपीएस को उधर खरीदा गया और फिर नो कॉन्फिडेंस किया गया, और उसके बाद मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ रही थी, फिर मुल्क अनस्टेबल हुआ, और फिर उसके बाद जब आखिर में आके जब 14 मई का इलेक्शन बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा 2 सूबों में इलेक्शन करवा दें, वो ना हुआ, और उसके बाद 9 मई का वाकया जब खान साहब को बुरे तरीके से मारा गया, और उनको जिस भोंडे अंदाज में जब उनको बख्तरबंद गाड़ियों में बिठाया गया, और उसके बाद आप खुद देखें फिर 8 फरवरी को लोगों ने फिर बदला लिया। फिर सर मेरा सवाल फिर उत्थे रहते खलोता है बच्चर साहब, मेरा सवाल उत्थे रहते ही कि रिस्पांसिबल कौन है ਤੁਹਾਡੇ नजदीक? हु एग्जैक्टली इज रिस्पांसिबल? मेरे नजदीक रिस्पांसिबल राय साहब इस वक्त जो इस सारे सिस्टम के रिस्पांसिबल है वो एस्टेब्लिशमेंट है। सच्ची बात है। ओके। और मैं इसको इसलिए ये समझता हूं कि हर इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहता है, नो डाउट, बट इस दफा जिस तरह उन्होंने एक खुलेआम अपने किरदार को इस्तेमाल किया, एक मुर्दा मरीज इन लोगों को, नून को और पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में लेके आए, इस तरह होता है ना, जमात का कोई 80% पॉपुलर वोट होता है तो 20% चलो ऊपर नीचे होके पहले ये होता था। इस दफा सर जिनके पास 10% वोट नहीं था उनको फॉर्म 47 के जरिए बिठाया गया। मलिक साहब तो एक फरमाइएगा बुशरा बीबी साहिबा की मीटिंग्स पार्लियामान के लोगों से,
टिकट होल्डर से रिपोर्ट हो रही हैं। आई एम श्योर कि आप भी उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे। जी, मैं जो हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी जी, मैं उसमें गया था। उसमें तो बुशरा बीबी ने खान साहब का पैगाम हमें दिया था। बिल्कुल ठीक है। और उस वो पैगाम ये था कि एक एमएनए 10,000 बंदे और एक एमपीए 5,000 बंदे लेके आएगा। देखिए, उसमें उस पैगाम में ये जिस तरह उस पैगाम को बाहर पढ़ा और सुना जा रहा है, जी मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं जी कि उसमें ये बात कही गई थी कि 10,000 और 5,000 एमपीएस एमएनएस के लिए आज कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है। ओके। जो लाख 1.5 लाख वोट लेते हैं वो 5,000 या 10,000 वोट निकाल सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उस बात को कोई इस तरह कहा गया है कि बुशरा बीबी ने कोई शर्त लगाई है कि ये लेके आए। तो बुशरा बीबी ने तो बड़ी एक मुशफ़िक अंदाज में और बड़े मतलब खान साहब का पैगाम दिया, और वाकई भी उनकी बात ठीक है कि 5,000 10,000 अगर एमएनए 1.5 लाख वोट लेता है तो 10,000 बंदा अगर लॉजिस्टिक्स उसको मिल जाते हैं तो वो लेके आना चाहिए। और अगर एमपीए के पास 70-80 हजार वोट है तो उसको भी 5,000 बंदा लेके आना चाहिए। मलिक साहब, जनाब ने कितने वोट लिए 8 फरवरी के इलेक्शन को? मैंने जी 1,07,000। 1,07,000। अगर मैं रफली कहूं कि 1,07,000 में से बच्चर साहब के लिए 3,500 बंदा लाना कोई मसला नहीं, तो मैं क्या ठीक कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मियां वाली में से तो वैसे ही बंदे निकलेंगे। ठीक, फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ऑब्वियसली उन 1,07,000 वोटों में से बच्चर साहब की अपनी फैमिली, अपने बच्चे, घर वालों ने भी वोट दिया होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बच्चों और मेरे घर वालों ने कोई वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम तो थे ही नहीं। मेरी तो बहन है, घर वाले सब। लेकिन तहरीके इंसाफ के साथ तो होंगे ना फैमिली आपकी? देखिए जी, मैं अर्ज करूं कि मुझे 1,07,000 वोट उधर से मिला है, हाईएस्ट वोट टेकर इन पंजाब असेंबली। बल्कि मैं तो टोटल आप अगर चेक कर लें तो पाकिस्तान में सूबाई सतह पे इतना वोट नहीं मिला, और सारा इमरान खान का है जी। इस दफा कोई किसी का वोट नहीं था, इमरान खान के वोट मिला है। सच्ची बात तो ही ऐसे ही है। उसमें मैं कोई नहीं कि ये कह सकता कि मेरी फैमिली के वोट थे। ठीक है, हम पुरानी फैमिली हमारी ट्रेडिशनली आ रही है सियासत में, बट इस दफा वोट इमरान खान का। सर, मेरा सवाल का मकसद ये था कि क्या इस एहतजाज में हमें एमपीएस की फैमिलीज भी नजर आएंगी, एमएनएस की फैमिलीज भी नजर आएंगी? जी, मेरे तो जाहिर है, मेरे तो साथ कजन सब होते हैं जी, हमारे तो पहले भी साथ होते हैं जी। इस बार भी नजर आएंगे? नहीं होते, बिल्कुल आएंगे जी, हम सारे खुद इकट्ठे साथ होंगे। अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा ना पंजाब की असेंबली से बाहर निकलते हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स और पीटीए पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमार अजहर साहब हैं, पंजाब की प्रेसिडेंसी भी उनके पास रही। मियां असलम इकबाल साहब, एक दफा मैं लाहौर में था, दैट टाइम मैं लाहौर से जर्नलिज्म कर रहा था, दैट टाइम तो हमें सुनने को मिलता था अक्सर आपकी मीटिंग्स में कि मियां असलम इकबाल साहब मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के वजीर आला के। तो ये लोग इस एहतजाज में हमें पंजाब से लीड करते हुए ये भी नजर आएंगे? सर, मेरा ख्याल है कि ये नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर पार्टी ने उनको ये फैसला कर दिया कि आप नजर आए तो वो जरूर नजर आएंगे। तो उसकी वजह यह है, मैं एक बात आप क्लियर कर दूं कि जो भी हमारे हाइट में हैं, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो पार्टी की मर्जी से है, वो एक हिकमत अमली से हैं। वो ये नहीं कि वो कुछ छुपे हुए हैं और पार्टी उनको कह रही है वो बाहर आए और वो आ नहीं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त अपनी पार्टी की मर्जी से हाइड में है। तो जब उनको पार्टी कहेगी तो कोई भी अंदर नहीं बैठेगा, सब बाहर आएंगे। तो आई थिंक इमरान खान साहब ने अब तो अनाउंस कर दिया ना कि सब निकलेंगे? जी, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह निकलेंगे जी। क्यों? इसमें मीटिंग्स में अंडर डिस्कशन आया ये कि हमारे अजहर साहब, असलम इकबाल साहब, या बाकी जो लोग रोपोश हैं वो भी आएंगे? हमाद अदर साहब और मियां असलम इकबाल साहब उधर मीटिंग्स में मौजूद थे जी। तो इसका मतलब है कि कैटेगोरिकली ये अनाउंस हो चुका है कि वो भी निकलेंगे? अब वो खुद कह रहे हैं जी हम निकलेंगे। फेयर इनफ, उनके बाद फेयर इनफ। अच्छा, एक और मलिक साहब, रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट मेरी नज़र से भी गुजरी, आई एम श्योर कि वो आपकी नज़र से भी ज़रूर गुजरी होगी कि कुछ जो मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप है, मशवरा उन लोगों से भी कर लीजिए कि जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, जेल में है। ही वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद साहब हिमसेल्फ। तो सर, उनसे क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशवरा कर रही? देखिए सर, बात यह है कि मैं आपको एक अर्ज करूं कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब मैं खुद आपको अपनी बात कर दूं। मैंने 3 दफ़ा कोशिश की है, मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई। ओके। अच्छा, उधर एटीसी में 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ, उधर मिला हूँ, फिर मैंने जाने की कोशिश की तो उनका टाइम चेंज और वो उन्होंने को
कि कहा जी इस वक्त आना है तो इस वक्त आना है, तो नहीं मिलने दिया गया। हम्म, जिस तरह आपको पता है कि अडयाला जेल में हमें 1.5 घंटा अडॉप्ट करके बिठा दिया गया चौकी के अंदर। हम्म, तो शाह महमूद साहब की जो ये बात है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और उनकी बात वाकई ठीक है, क्योंकि उनका वजन हमारे से बहुत ज्यादा है। जितने भी हमारे जेल में हैं, शाह महमूद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, मियां महमूद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, तो ये सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो उनकी बात किसी हद तक ये बिल्कुल ठीक है, बट एक एक दूसरी साइड ये है कि मिलने भी नहीं दिया जा रहा। सर वो तो असल खैर वकला के जरिए कोई ना कोई मैसेजिंग का तरीका तो बनाया जा सकता है ना, वो तो हाँ जी, वो चल जाता है, लेकिन ये है कि उनकी ये बात ठीक है। मैंने तो आज भी कोशिश की है कि मैं मुलाकात के लिए उनके पास हाजिर हो जाऊं। अच्छा सर, ये भी जरा फरमाइएगा कि एक इतना बड़ा टास्क है, जब गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि जनाब नहीं पहुंचने देंगे इस्लामाबाद, कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं, दफा 144 का आज निफाज कर दिया गया है इस्लामाबाद में, उस पर सर एक एमपी एक एमएनए के लिए 3000 बंदा, 5000, 10,000 बंदा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी भी एमपी एमएनए पर होगी। जी डेफिनेटली होगी जी। और वो कॉस्ट की कहां तक जाएगी वो भी कैलकुलेट आप लोगों ने हम श्योर की होगी। लेकिन ये बात ये है कि अब ये चूंकि चीज जो है ना ये बड़ी इसमें बड़ा प्लानिंग के साथ, और मैं आपको पहले ही कर्ज कर चुका हूँ कि ये कोई हमने अचानक फैसला नहीं किया, इस पे काफी होमवर्क है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस वक्त हम वक्त से पहले डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। सर एक और भी फरमाइएगा कि कल की किसी मीटिंग की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, जो जूम मीटिंग ली गई सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, उसमें शायद ये कहा गया है कि वो तमाम लोग जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, अभी वो मरी में है, कहीं पे वो पिंडी पहुंच गए हैं, पेशावर पहुंच गए हैं, तो आप लोग वापस पंजाब तशरीफ लाएं। 24 नवंबर को ही पंजाब से हमने निकलना है, उससे पहले कोई बंदा ना पहुंचे इस्लामाबाद। इज इट ट्रू सर? जी मैं उस जूम मीटिंग में नहीं था जी, वो अगर किसी जगह पे हुई है तो मेरे इल्म से बाहर है जी। तो इसका मैं सिर्फ ये प्लान जानना चाह रहा हूँ ना आपसे, कि प्लान ये है कि पंजाब से निकलेगा, केपी के लोग केपी से आएंगे, बलोचिस्तान के लोग बलोचिस्तान से आएंगे, सिंध वाले सिंध से निकलेंगे, 24 नवंबर को ही सभी निकलेंगे। जी प्लान यही है कि 24 नवंबर को ही सभी निकलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तो इसमें सर ये भी तो हो सकता है ना, बच्चर साहब के रास्ते लाहौर के बंद हो गए तो फिर लाहौर में एहतजाज हो रहा होगा, पिंडी वाले पिंडी कर रहे होंगे, एबटाबाद कर रहे होंगे, फिर तो इस्लामाबाद ना पड़ सके ना। देखिए ये तो उस वक्त की बात है ना जी। अभी तो हमारा प्लान यही है कि सारे अपने अपने हलकों से और अपने अपने जिलों से निकलेंगे जी। ये तो फिर अब आप खुद देखें ना, मैं अर्ज करता हूँ आपको, आपको जरूरी तो नहीं है कि हर बात अभी से हम डिस्क्लोज कर दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मुकाबला है वो कोई एक आम सियासी पार्टी से तो है नहीं, बल्कि सियासी पार्टी का तो वजूद ही नहीं है। जो हमारे साथ, जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हम कुछ चीजों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा सर, अगर 20 से 24 या एट एनी मोमेंट गवर्नमेंट की जानिब से, बाकी स्टेक होल्डर्स की जानिब से पीटीआई को एंगेज किया जाता है, तो पीटीआई इज विलिंग टू एंगेज? देखिए वो तो बानी पीटीआई का फैसला है जी। वहां उन्होंने 3 फोकल पर्सन और बनाए हैं उन्होंने अपने। सलमान राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, और गौर खान साहब हैं। तो ये फिर जो पैगाम होगा ये तो उन्हीं को ही है जी अख्तियार के, वो जो फैसला बानी पीटीआई के पास जाता है फिर उधर से आता है, तो ये जो फैसला होगा ये फिर उन्हीं का ही होगा। इसमें मैं अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता जी। मलिक साहब, पंजाब से एहतजाज को लीड कौन करेगा? देखिए पंजाब से तो आप खुद पहले कह रहे हैं कि हर किसी ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलना है, लेकिन इवेंचुअली कोई एक फिगर तो ऐसा होगा ना कि जो कहीं पे इकट्ठे होंगे, या एक फिगर तो ऐसा होगा ना कि जो सबको लेके चल रहा है। नहीं, सब बात जी चौक पहुंचना है जी, अपने अपने हलकों से सीधा पहुंचना है जी। मतलब कोई दो हल्के इकट्ठे भी होके नहीं आएंगे कि हर हल्का अपना अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके? नहीं, हल्कों से मुराद डिस्ट्रिक्ट वाइज तो इकट्ठे हो सकते हैं ना जी। अब एक डिस्ट्रिक्ट है तो एक जगह पे ही सारे निकल सकते हैं, या किसी और जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं वो तो, लेकिन ये नहीं होगा कि पूरा पंजाब कहीं इकट्ठा हो। तो सब इस्लाम सब निकलेंगे जिस तरह निकल के आते हैं वो। और ये भी इत्तला है कि उसकी फुटेज भी बननी है, वीडियोस बन के भी रिपोर्ट होनी है पीटीआई को। इज दैट ट्रू? सर देखें, ये तो एक अल्टीमेटली जब एक सियासी वर्कर होता है ना, जब वो अपनी एक्टिविटी करता है तो वो फोटो तो बनाता है, वीडियो भी बनाता है। मैं पहले आपको अर्ज करूं कि इन चीजों को बड़ा ना एक अजीब सेंस में ये बाहर निकाली गई है, हालांकि उसमें ये तो खुद होता है कि हर एमपी एमएनए या कुछ सियासी वर्कर, मैं खुद सियासी वर्कर हूं, तो वो जो भी ये काम करता है तो वो पहले अपना
ये अपने रिकॉर्ड के लिए अपना वीडियो, अपनी फुटेजेस, अपनी हर को आप खुद देख लें कि 30-30 साल पहले की लोगों की वीडियोस चल रही होती हैं, जलसों की, जुलूसों की। तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है जी। मलिक साहब, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन, हमने जब भी सर, देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब एहतजाज की बात करती है, प्रोटेस्ट की बात करती है, गिरफ्तारियां स्टार्ट कर दी जाती हैं, या एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बताते हैं कि यार मेरे हल्के के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मेरे वर्कर गिरफ्तार कर लिए गए। अभी तक कोई गिरफ्तारियों का मामला पंजाब में स्टार्ट हुआ है? जी रात को भी राय साहब 105 बंदा लाहौर से गिरफ्तार हुआ है, मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बताया। बिल्कुल। रात को भी हुआ है। ये तो लगे हुए हैं, फस्तायत है उसी तरह। ये तो पुलिस जो है ये क्रैक डाउन करने में लगी हुई है, हमारे वर्कर्स के घरों में घुस रही है, हमारा सारा कुछ ये कर रही है। तो ये तो नहीं बाज आएंगे क्योंकि इसकी ड्यूटी ही यही है। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन, मलिक अहमद साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे। चंद वो सवालात के जो सुबह से खबरों की ज़िन्नत थे, तो आई थॉट के डायरेक्टली क्यों ना पंजाब को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असेंबली में, उनसे ये सवाल पूछ लिए जाएं। और ऑब्वियसली बहुत कुछ मुबहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोर्सेज से। आज मैंने भी रब्ता करने की कोशिश की, बहुत सवालात हैं जिनके जवाब वो नहीं देना चाहते। कहते हैं कि यार प्लान है, अभी पब्लिक नहीं कर रहे, अभी इंफॉर्मेशन लोग तक नहीं पहुंचा रहे, आप 23 तारीख तक की रात का इंतजार कीजिए। मतलब 2-3 मोटे मोटे सवाल थे जो मैंने जानना चाह रहा था कि पंजाब को लीड कौन करेगा, लाहौर से लीड कौन करेगा, पॉइंट्स ऑफ असेंबली बनाएंगे कि लोग खुद ही घरों से निकल आएंगे, क्या किया है, क्या प्लान है कोई, क्योंकि अभी ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं है, सब कुछ हवा के अंदर है। तो मुझे कुछ बड़े क्रेडिबल लोग जो इस सारी मूवमेंट में आपको टेलीविजन के ऊपर सब कुछ नजर आता है, उन लोगों में से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार ये 23 नवंबर की रात तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस दफ़ा कुछ भी हम पब्लिक नहीं कर रहे वक्त से पहले, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, गिरफ्तारियां, ये वो सब कुछ बढ़ जाता है। तो 23 नवंबर की रात को आपको पता चलेगा कि लाहौर से कैसे लोग आएंगे, पंजाब से कैसे आएंगे, क्योंकि एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल है जो राना सनाउल्लाह साहब ने उठाया, और मेरे जैसा बंदा उस पर सोचने पर मजबूर है कि हर हल्के से अगर आपने 5-10 हज़ार बंदा लेके आना है तो आपको 200-400 बस चाहिए, और वो 200-400 बस एक हल्के की इस्लामाबाद में कैसे एंटर होगी। और फिर ये पूरा पंजाब है, केपी है, सिंध है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। सो ये कहानी बहुत दूर तक जाती दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल किस हद तक है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर का आपको मुझे इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी जो अभी तक की इत्तलात हैं कि 24 नवंबर को ये एहतजाज का आगाज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे, इस रीजन में कब पहुंचेंगे, वो इन डेज टू कम कंफर्म होगा। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो 26वीं यानी तरमीम को लेकर 9th पिटीशन, नवी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। इस दफ़ा ये पिटीशन खवातीन वकला ने फाइल की है। मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था, खवातीन हर जगह पे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है ये सारा देखकर कि खवातीन आपको हर जगह पे नज़र आती हैं, पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री, हर फील्ड में फ्रंट फुट पर नज़र आती हैं। यहाँ पर भी 9th पिटीशन प्योरली खवातीन की जानिब चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पिटीशन पर बात करते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एज सेड, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब आज ये 9th पिटीशन 26 अमेंडमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। इसमें हैरत की बात या खुशगवार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विमेन ओनली, खवातीन हमारी जो वकला हैं हमारी सोसाइटी के, सिर्फ उन्होंने ये 9th पिटीशन जो है फाइल की है। और वन ऑफ द पिटिशनर्स बैरिस्टर रिदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। मेरे साथ हाफिज एहसान खोखर साहब हैं और साकिब बशीर साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप सब साकिब भी आपकी इजाजत से रिदा साहिबा से स्टार्ट कर लें, सिंस शी इज द वन ऑफ दोज 28 लॉयर्स जिन्होंने पिटीशन, तो इनका डे है। या इट्स हर डे। रिदा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। 8 पिटीशंस पहले सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, 9th पिटीशन खवातीन हमारी वकला की जानिब से आ जाती है। व्हाट वाज द होप, व्हाट वर यू लुकिंग एट, क्या सोच के आप लोगों ने 9th पिटीशन फाइल कर दी? देखिए, ये 28 खवातीन वकला ने ये पिटिशन फाइल की है और मैं आपको ये बताती चलूं कि तमाम सूबों से खवातीन वकला ने ये पिटिशन फाइल की है। तो जो पिटिशनर्स हैं वो पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से हैं। और हम बतौर वकील हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे प्रोफेशन से भी मुतल्लिक ये मामला है। और हमारी नज़र में एज प्रैक्टिसिंग फीमेल लॉयर्स ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये अदालत की आज़ादी पे एक अटैक है और हमें लगा कि इसके
खिलाफ हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें एक पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एज फीमेल लॉयर्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो है वो सबमिट करनी चाहिए। और मैं एक और चीज़ जो हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि हमने एक दरख्वास्त की है कि जो हमारी पिटिशन है वो फुल बेंच सुने सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमने आईनी बेंच के क्रिएशन को ही चैलेंज किया है। तो ये आईनी बेंच खुद फैसला नहीं कर सकता कि क्या वो ठीक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या नहीं। तो हमारी जो दरखास्त है वो ये है कि फुल कोर्ट सुने। और आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी यही पोजीशन सामने आई थी कि एक फुल कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम के जो चैलेंजेस हैं वो सुनने चाहिए। अब हम सब देख रहे हैं कि जो आईनी बेंचेस हैं वो केसेस सुन रहे हैं, और मेरी नज़र में मुनासिब ये होगा कि जल्द से जल्द जो 26वीं तरमीम की पिटिशंस हैं वो सुने। इसलिए क्योंकि अगर ये पिटिशंस मंजूर हो जाएं तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो ये आईनी बेंच है वो गैर आईनी अगर डिक्लेयर हो जाए तो वो तमाम आईनी मुकदमे जो वो सुन रहे हैं उन पे भी मेरी नज़र में एक सवाल उठेगा। तो जल्द से जल्द इन पिटिशंस पे, तमाम पिटिशंस जो फाइल हुई हैं इन पे जो है हियरिंग होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए। चलें इस पे भी जरा डिटेल में बात करते हैं। हाफिज साहब, आईनी बेंच गैर आईनी, मतलब देखिए एक जुमले के अंदर ऐसे अल्फाज हैं कि आप और मैं फिर देख के एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा देते हैं। अच्छा साकिब, एक तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मृदा या जितनी भी हमारी फीमेल लॉयर्स हैं या हमारी कुलीग्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है मुझे आज देख कर, जिसके अंदर ये है कि एक प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच आई है। और इससे होगा ये कि हमारी ये जो ख़वातीन दूसरी हैं उनको भी इस चीज़ की इनकरेज आएगी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसके अंदर काम करना, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करना मैं ये समझता हूँ वाकई एक बंदे के अंदर शौक़ या जज्बा हो तो तभी करता है, पढ़ता है उस चीज़ के अंदर। और फिर ये है कि फाइलिंग अगेंस्ट द 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन, आइंदा भी चीज़ें चलेंगी। अब लेकिन आगे तीन चीज़ें साकिब बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी आइनी तरमीम आगे आई थी उसके अंदर आज तक कोई तरमीम जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं की गई, और ये पहली तरमीम ऐसी आई है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या आपकी जो सुपीरियर कोर्ट स्पेसिफिक आई है। तो लिहाजा इस वक्त ये है कि अब आपका 26वीं आइनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर तो पहले ही नहीं था। ये पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स था उसके अंदर चीफ जस्टिस की एक डिस्क्रिशन थी और वो एक फैसला करता था, और चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन जो है वो अब आ गई है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आ गया 26वीं तरमीम जो 22 अक्टूबर से आई है कि अगर कोई भी 184(3) की पटिशन आई है जिस तरह आज इन्होंने किया है, वो सीधी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। उसका पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका पाकिस्तान के रजिस्ट्रार से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सीधा वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे जाके फैसला होगा कि हमने इसको कब लगाना है, कब सुनना है और किस तरह का बेंच बनेगा। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि साकिब ये फुल कोर्ट बन भी नहीं सकता, इस फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप जाया जाए। उसके अंदर ये है कि फुल कोर्ट उस वक्त बनता है कि जब किसी जज का किसी मामले के अंदर इंटरेस्ट ना हो, और जितनी भी पहले अमेंडमेंट्स आई थी उसके अंदर चूँकि स्पेसिफिक जुडिशरी नहीं थी तो फुल कोर्ट्स बने हैं या जो भी अवेलेबल जजेस हैं। तो प्रॉब्लम है ना कि जज का इंटरेस्ट खुद ही आपने कह दिया, यही तो प्रॉब्लम नहीं उसकी वजह नहीं साकिब। अब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसी 26वीं आइनी तरमीम के अंदर बने, यानी कि ही इज़ द बेनिफिशरी ऑफ दिस जजमेंट। अब दो आगे जो जज हैं जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है कि अगर 26वीं आइनी तरमीम रिवर्स होती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन पे इनका ट्रस्ट नहीं है। अब आगे दो जजेस जो लाइन के अंदर है वो है जस्टिस आयशा और जस्टिस शाहिद जो है, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया है कि अगर वो बैठ के कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हक के अंदर फैसला दे रहे हैं। और ये कभी भी पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी के अंदर नहीं होता कि आप अपने ही कॉज के लिए आप बैठे और के ऊपर एक फैसला करें। कभी नहीं हुआ था ना कि अपने आप कोई वोट भी डालने के पाए ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है ना। और अब दूसरा ये है कि ना वो सिचुएशन, अब देखें इस सारी अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपके सामने आई हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई जो है, उसने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को कॉन्फ्रेंस दी कि हम जो ड्राफ्ट की फाइनल आया है जिसको वोट करने आप जा रहे हैं, हमारा वो ड्राफ्ट जो है हमारी उसके अंदर कॉन्फ्रेंस है। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि जी कॉन्फ्रेंस तो इनकी लगती है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि ये वोट डालने नहीं जाएंगे, और आज तक वो बात जो है वो इंटैक्ट है। फिर उसके बाद ये वापस आता हूं, साकिब भाई को साकिब भाई
8 पिटीशनें पहले पड़ी हुई थी, नवी आ गई है, लगन या कदों। सवाल ये है कि पहले तो ये था कि बार एसोसिएशंस आई, बलोचिस्तान बार को, इस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार, फिर चारों सूबों से हमने देखा कि पॉलिटिशियंस आए, अख्तर मेंगल आए और दीगर जो लोग थे, मौसम दावड़, मुस्तफ़ा नवाज खोखर। उसके बाद अब जो है वो ये ख़वातीन जो लॉयर्स हैं ये आई हैं, बड़ी मतलब वैसे भी एक्टिव हैं ये ख़वातीन। तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम अब आइनी बेंच को, अब जब भी उनकी कमेटी बैठे तो सबसे पहले इन पटिशन्स को उठाए। उसकी वजह यह है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस या पब्लिक इंटरेस्ट इससे ज़्यादा कोई और नहीं है। फिर जब वो सुबह सुबह बैठते हैं आइनी बेंचेस, तो उनको कम से कम इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम जो बैठे हुए हैं क्या कानूनी और आइनी तौर पर इस पर कोई सवाल तो नहीं उठा हुआ। 7 जज जब बैठते हैं तो अगर उठा हुआ है तो उनको उस मैटर को पहले उठाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि पिछले हफ्ते करना चाहिए था, इस हफ्ते नहीं किया। तो कम से कम अभी जो थर्सडे मीटिंग होगी, फुल कोर्ट हो रहा है, थर्सडे को तो बहुत सारी चीजें, थर्सडे जो मीटिंग होगी उनको अपने तौर पर उस मीटिंग में रखना चाहिए, यानी सारी यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को फिर इसी बेंच के सामने लेकर जाएं और ये बेंच रिकमेंड करे जुडिशल कमीशन को कि जनाब बनाएं इस पे फुल कोर्ट। फुल कोर्ट कैसे नहीं बन सकती? फुल कोर्ट बन सकती है, रास्ता मौजूद है। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना सकता, फुल कोर्ट जो है वो आईनी बेंच का सरबराह नहीं बना सकता, ना ही आईनी बेंच बना सकता है अभी तक जो आइन 26वीं आईनी तरमीम के बाद। लेकिन जुडिशल कमीशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि फुल कोर्ट वो नहीं बना सकेंगे। ये है कि आईनी बेंच अगर आपने बनाना है तो लेस देन 5 वो जजेस होंगे, 7, 9 भी हो सकते हैं और फुल कोर्ट भी हो सकती है। फुल कोर्ट बननी चाहिए, फौरी बननी चाहिए और इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और जो आईनी बेंचेस इस वक्त दो जो है वो अदालतें खुली हुई हैं वहां पे, 2 काज लिस्टें, रजिस्ट्रार अलग अलग, इतनी मतलब अजीब सी सूरत हाल है। वो जो जैसे याह्या अफरीदी ने आते ही एक प्लान दिया था कि 1 माह में हम जो है वो पेंडेंसी खत्म करेंगे, वो 2 दिसंबर को दोबारा फुल कोर्ट होनी है। तो वो कहां गए? वो जो जिनके केसेस लगे हुए थे वो फिर रहे हैं, यार हमारे केसेस लगे हुए थे इस मंथ को, 2 काज लिस्टें। तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। मेरा यह ख्याल है कि इस आईनी बेंच को आगे बढ़ने से पहले इसको सबसे पहले आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को फिक्स करना चाहिए। रिदा, टेक्निकली जिस तरह आप साहब ने भी बताया कि अब फुल कोर्ट तो पॉसिबल नहीं रह गया आफ्टर 26th अमेंडमेंट, व्हाट इज द वे आउट? कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुल कोर्ट बन? डिसएग्री करती हूं कि फुल कोर्ट पॉसिबल नहीं है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस, क्योंकि 26वीं तरमीम में ये कहीं भी नहीं लिखा कि फुल कोर्ट जो है वो नहीं बैठ सकता। अभी जो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से भी जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग हुई है, पूरी सिंध हाई कोर्ट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नोटिफाई कर दिया है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं हुई? जो चीफ जस्टिस है याह्या अफरीदी, जो बाकी जजेस हैं, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की कि पूरे सुप्रीम कोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नोटिफाई करें, और ये नहीं हुआ, हमने देखा। मगर देयर इज नथिंग इन द 26th अमेंडमेंट जो इस चीज को रोकती है। अगर हम बात करें माजी की भी, जब 21वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज किया, जिसके जरिए फौजी अदालतों का इख्तियार बढ़ाया गया, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस पे 17 जजेस एक फुल कोर्ट बैठी और उस आईनी तरमीम का जो चैलेंज है वो फुल कोर्ट ने सुना। तो जो लास्ट चैलेंज था वो फुल कोर्ट नहीं सुना है। तो इवन इन लाइन विद माजी का जो प्रेसिडेंट है, फुल कोर्ट के सामने ही ये पिटिशन जानी चाहिए। और जो फुल कोर्ट है जो बैठी है, उसमें 13 जजेस ने ये फैसला किया था उस जजमेंट में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी जजमेंट में, कि अदालत उज़्मा के पास ये इख्तियार है कि वो किसी आईनी तरमीम को एग्जामिन करें, और अदालत उज़्मा के पास ये भी इख्तियार है कि वो किसी आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करें उस बुनियाद पे कि वो आइन के बुनियादी ढांचे या किसी सेलिएंट फीचर के खिलाफ है। और जो हमारे आइन के बुनियादी ढांचे हैं उसमें पार्लिमानी जमहूरियत, एक आज़ाद अदलिया, बुनियादी इंसानी हकूक सब मौजूद हैं। और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो एक ब्लेटेंट अटैक है अदलिया की आज़ादी पे। और अगर आपकी जो अदालत है वो आज़ाद नहीं है, तो फिर जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है। तो एक तो ये बुनियादी ढांचे सेलिएंट फीचर्स के बेसिस पे चैलेंज है। इसके अलावा हमारा एक प्रोसीजरल चैलेंज भी है कि किस तरीके से आपने ये आईनी तरमीम मंजूर कराई है। एलिगेशंस हैं कि लोगों पे दबाव डाला गया है, उन्होंने अपनी मर्जी पे से वोट नहीं डाला। नहीं तो था जो आप लोगों ने प्ली भी ली है, सेनेट वाली भी, सेनेट कंप्लीट नहीं है। हमने ये भी दरखास्त की है कि अदालत जो है वो इंक्वायरी करे। जो अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने पिटिशन भी फाइल की है, उनके हवाले से स्टेटमेंट्स हैं कि 2 उनके जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अपनी मर्जी से वोट नहीं डाला। तो आपने इस तरह आईनी तरमीम मंजूर करानी है पाकिस्तान में कि लोग अपनी मर्जी के बगैर वोट डाल लें? फिर जैसे आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए, एक आपके सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ही
ही नहीं है सेनेट में, तो क्या इस सूरत हाल में आपको आईनी तरमीम पास करनी चाहिए? अदालत उज़्मा का जो फैसला है रिजर्व सीट्स का, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ और आप उसके बगैर आप जो है आईनी तरमीम जो है वो पास करें। तो हमारे दो चैलेंजेस हैं, एक प्रोसीजरल चैलेंज है और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, और दूसरा हमारा ये है कि ये जो अदलिया की आज़ादी है उसके खिलाफ है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मेरे साथ चलिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आप साहब थोड़ी देर के लिए टेक्निकलिटी से जरा बाहर निकलिएगा मेरे साथ। जिस तरह रिदा ब्रॉट इट अप के जनाब जिस तरीकाकार से जिस तरह वोट लिए गए हैं आईनी तरमीम के लिए, डू यू सेकंड हर ऑन दैट कि तरीकाकार ठीक नहीं था, इंज वोट नहीं पाने चाहिए, इंज एमएनएज इंज सेनेटर्स? जरा टेक्निकलिटी से निकलिएगा थोड़ा सा। देखिए ना सर, देखिए चीज़ ये है कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर और इंक्लूडिंग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लॉ ने एक तरीका दिया है, और वो तरीका ये है कि असेंबली के अंदर आपने वोट डालना है, और अगर आप वोट डालेंगे तो आपका वोट कास्ट होगा। और अगर बेशक तो स्ट्रेचर ते पा के डंडे मार के सोटे मार के देखे ना, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखते हैं ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की 4 मैंने कहा टेक्निकलिटीज में नहीं। देखे ना, बात यह है कि आप तो अगर टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही ना करें। फिर आप नहीं हाफिज साहब की यही तो बात मुझे अच्छी लगती है, हाफिज साहब मान भी जाते हैं जहां पे कुछ गलती होता है, हाफिज साहब मान जाते हैं। साकिब फिर पंचायत लगा लेना, फिर अगर तो मामला हमने पंचायत में करना है तो सुन ले। चलें छोड़े, मैं मिसाल एक मिनट, मेरे पास ये एक मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है। साकिब बशीर साहब पिस्टल निकालते हैं या कोई और औजार निकालते हैं, कोई वेपन निकालते हैं, मेरे यहाँ पे रखते हैं, मुझे कहते हैं साइन करो कि तुमने मुझे बेच दिया। तो मैं सुन ले सर, मैंने साइन कर दिए, मैंने जान प्यारी ना अपनी इवेंचुअली कि चलो शायद दोबारा शायद आ जाए, मैंने साइन कर दिए। कल को मैं लिटिगेशन में जा सकता हूँ कि पायलट ने मेरे को अनसाइन कराया सर? बिल्कुल जा सकते हैं। दैट्स द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। मेंगल साहब ने क्या कहा? नहीं देखिए ना, मेंगल साहब ने कहा या किसी और ने कहा, वो आपका ड्यूरिस का है, लेकिन जिस शख्स ने आपका वोट डाला है, क्या वो शख्स आके कहेगा नहीं, क्या तीसरा शख्स कहेगा? एक चीज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरा एक सेकंड सुन लेना, ये तो एक आप ये आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट बार बार किया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का, कि बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशंस है और ये नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जुडिशरी जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी पे होना या उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट थ्रू एग्जेक्टिव प्रोसेस के अंदर आना, या इस हमारे में तो एग्जेक्टिव नहीं है, पार्लियामेंट्री है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर बेसिक स्ट्रक्चर की यही साकिब डेफिनेशन होती है तो चीफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता, जो नहीं लिखा गया। और ये 96 के अंदर पहली दफा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद कहा कि जी हमें जो है वो सीनियर मोस्ट आना चाहिए, और फिर उसके बाद 2010 के अंदर एक अमेंडमेंट आई। उस वक्त ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीनियर मोस्ट सिर्फ आपके प्यूने जज के लिए था। दूसरा, उस दौर के अंदर कोई जुडिशियल कमीशन या किसी जुडिशरी के पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, और वो अपॉइंटमेंट आपकी एग्जेक्टिव करती थी, प्रेसिडेंट करता था। अब हमारे साथ इंडिया भी है ना, इंडिया के अंदर कोई प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी आपके चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। इंडिया के अंदर जितनी सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट करता है। इंडिया के अंदर जितनी अकाउंटेबिलिटी है वो सारी की सारी, एक सुन लेना, वो उनकी पार्लियामेंट करती है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 के अंदर। तो अगर इतनी बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन है तो ये वायलेशन जो आज तक जो है वो इंडिया भी चुप है और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर यही पे रुक जाइए जरा। पता है प्रॉब्लम कहां पे आ जाता है साकिब? प्रॉब्लम पता है कहां पे आ जाता है? जब मल्टीपल पॉलिटिशियन आके टेलीविजन के ऊपर ये बताते हैं ना हमें कि अगर मंसूर अली शाह साहब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ना करते तो वही चीफ जस्टिस। इट्स ऑन रिकॉर्ड, इट्स ऑन रिकॉर्ड, यू आर रिकॉर्ड। दूसरा प्रॉब्लम मेरे जैसे लोगों को वहां पे स्टार्ट ना ये नहीं हुआ। प्रॉब्लम फिर वहां से भी स्टार्ट होती है कि अगर मंसूर अली शाह आ जाएं तो फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा। और क्या कौन कहता है? वो कौन कहता है? पॉलिटिशियन कह रहा है, पॉलिटिशियन कह रहा है ना, जिसने भी पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन कह रहा है। क्या पाकिस्तान का जज वैसे ये फोरेंसिक ऑडिट का डरते क्यों है? एक सुन ले, पाकिस्तान की सुप्रीम ये तो सारे जान को पता है कि किस तरह फॉर्म 45 और 47 वाला मामला हुआ है। क्यों छोड़ दे? इतना ना आपने फोरेंसिक ऑडिट का साकिब पाकिस्तान, मैंने नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। जिसने भी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के नीचे फोरेंसिक ऑडिट की पावर नहीं है। तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया था। हाई कोर्ट तो के पास बार है। मैं यही कहता हूं कि आपने चीजों को पॉलिटिसाइज किया। आप सिर्फ एक उसका आसिफ साहब की स्टेटमेंट नहीं, इट्स नॉट माय स्टेटमेंट, इट्स नॉट। मुझे ये बताएं कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी कहे कि हमें एक जज चाहिए
और शोर मचा के उसको तो फिर उसका हल ये निकाला गया कि हुकूमत ये नहीं निकाला मुझे ये बताएं, यही है ना इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जिस जज को लगाया है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, उस पे सारों का ट्रस्ट नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रस्ट नहीं है। क्या अपॉइंटमेंट गलत हुई है? क्या जस्टिस मंसूर जो है वही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन था? या अगर जस्टिस मंसूर की जगह फाइज ईसा उस स्टेज के अंदर आते तो या अफरीदी साहब अमेंडमेंट है, प्रॉब्लम इज नॉट मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, दे आर नॉट द प्रॉब्लम। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर एज ए राइट जो है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। और यही जस्टिस मंसूर साहब जो है फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो है वो क्यों नहीं फॉलो किया गया? सबसे ज्यादा जिसने इनिशिएटिव लिया इन सारी चीजों का जुडिशियल कमिशन के रूल्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के अंदर वो जस्टिस मंसूर साहब की ही कमेटी थी और उन्होंने के अंदर कहा। तो मेरा ये ख्याल है कि पर्सनैलिटी से निकल आए। अभी एक एक्सपेरिमेंट आया, थोड़ा सा चलने तो देना, चल के फिर आप देख पीपल्स पार्टी की आफत साहब ये कह रहे हैं एक जुमला ऐड कर लूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रीसेंट स्टेटमेंट आ गई है वैसे कि पेंडेंसी कम करनी है तो लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। मैं उधर भी चीखा मारी, मैं जनाब मैंने उस वक्त कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना पड़ेगा, प्रोविंशियल के अंदर जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एड्रेस करना पड़ेगा। 2100 जजी से पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ को आप एड्रेस नहीं कर सकते। आपको हर टीयर पे जाना पड़ेगा और आपको अपने इस सारे निजाम की जो है ओवरऑल आफत साहब तो इतना ऊंचा बोल रहे हैं, मतलब आफत साहब साडा भी ख्याल करो। जैसे याया अफरीदी को 23 अक्टूबर को गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है बतौर चीफ जस्टिस। बड़ा ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट है, वो इंटेग्रिटी है, कॉम्पिटेंसी है, सब कुछ है। 5 नवंबर को उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये हालत है। मतलब आप देखें 5 नवंबर को जस्टिस याया अफरीदी एलिजिबल नहीं है किसके? आईनी बेंचेस के सरबराह होने के। ये तो हालत है। बिल्कुल हम इसी चीज की निशानदेही पहले कर रहे थे कि उनको जो है वो देखे बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है और आपने बिल्कुल जो है वो डिवीजन कर दी है। फिर जो ये बात कर रहे हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल जो है वो बुनियादी ढांचा उसको कोई, मैं ये कहता हूं कि आप इसको चलने दें आगे, पूरा आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट्स में जो जजेस जो है वो लाइन में होंगे चीफ जस्टिस बनने की, वो अपनी लॉबिंग कर रहे होंगे, अपने केसेस को इस तरह चला रहे होंगे कि कहीं हुकूमत जो है वो नाराज ही ना हो जाए। जो वकील जो है वो जज बनना चाह रहे होंगे वो अपनी एक लॉबिंग कर रहे होंगे इंटरनली हाई कोर्ट्स में जो चीजें होंगी। फिर एक और बात, जो आईनी बेंचेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बनने हैं, अब ये रोटेट हो जाएंगे। अब ये 7 जजेस का आईनी बेंच बना हुआ है। फर्ज करें कि कल एक केस आता है कोई भी जिसमें गवर्नमेंट के इदारों के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं 7 में से कुछ जजेस, तो वो जब 2 माह के बाद इनको रोटेट किया जाएगा ना, तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, उनको उसमें से निकाल दिया जाएगा कि नए बंदे लेके आओ। ठीक है, यही काम हाई कोर्ट में होगा। एक लाइन करके यही काम हाई कोर्ट में होगा। आईनी तरमीम से पहले पाकिस्तान की अदलिया को ये आजाद अदलिया कहते थे? अगर वो 26 और साकिब दूसरा ये है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले पाकिस्तान की जो जुडिशियल रैंकिंग थी वो बहुत बेहतर थी, जो अब 2 दिन के अंदर नीचे जाना शुरू हो गई है? हाइपोथेसिस पे ना जाएं। एक आपने डेफिसिट की बात कर रहे हैं, साकिब एक आपने एक्सपीरियंस किया है 2010 से 2024 तक, आपके सामने ये आया है कि पाकिस्तान की जुडिशियल, सवाल में रिदा साहिबा के सामने रखूं क्योंकि वो लेके गई है पिटीशन। रिदा साहिबा, 26वीं आईनी तरमीम से पहले आप सबका क्वेश्चन बड़ा लिजिट सा है कि क्या हमारी जुडिशरी बहुत बेहतरीन काम कर रही थी? मेरे तो पर जलते हैं, मैं कोई लीगल फर्टर्निटी से नहीं हूं, आप लोग तो भुगत लेंगे, वी कांट अफोर्ड टू डू दैट। देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अभी कहा गया है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको चलने दें। मेरी नज़र में आप अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा बदल रहे हैं। मेरी नज़र में आपने अपना अदालती निज़ाम जो है उसको तबाह कर दिया है और अब हम कह रहे हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसको चलने दें। इससे तो मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ। और दूसरा ये मैं कहूँगी कि अगर हमारा अदालती निज़ाम, ज़रूर हमारी अदलिया ने माजी में गलतियाँ की हैं, मगर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप आज अपनी अदालत उसको जो है उसको आज़ादी को अटैक करें और आज आपके जो आज़ाद जजेस
जजेस हैं आप उनको अंडरमाइन करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको एक ही जो है हुकूमत को एक ही फैसले से इख्तिलाफ है और वो ही है मखसूस नशिस्तों का फैसला। उसके बाद इन्होंने जजेस के खिलाफ कैंपेन शुरू की, उन्हें पसंद नहीं आया ये फैसला, तो बेसिकली वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जो अदालत उज़्मा में आज़ाद जजेस हैं उनसे वो इख्तियार छीन के अपने मर्जी के आईनी बेंच को जो है वो इख्तियार दे दें। अब हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस को नामजद करेंगे, हुकूमत की अक्सरियत है उस कमेटी में जो चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करेंगे, और ये किसी इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रही, मगर जो चीफ जस्टिस हुकूमत सिलेक्ट करेगी उस पर हमेशा ये सवाल होगा कि वो हुकूमत का चीफ जस्टिस है। और आईनी बेंच में भी अब क्या सूरत हाल है, अभी जो कमीशन है जिसने आईनी बेंच को नोटिफाई किया है उसमें सारे जजेस सवाए जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक तरफ, जो हुकूमत है वो एक तरफ है, और ये एसेंशियली हुकूमत का ही आईनी बेंच है। और जो हुकूमत के केसेस हैं जहां हुकूमत पार्टी है, क्या हुकूमत के अपने जजेस जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, जिनको उन्होंने वोट डाला है, क्या उन्हें केसेस सुनने चाहिए? मेरे नज़र में बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अभी एक केस जो पेंडिंग है वो शहरियों का फौजी अदालत में ट्रायल है, जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने दिफा किया, उन्होंने डिफेंड किया फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल, हुकूमत ने सपोर्ट किया। अब अटॉर्नी जनरल भी उस कमीशन में है जो जजेस को सिलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे, तो जिस जजेस के सामने वो खुद पेश होंगे अटॉर्नी जनरल, उनको भी आपने एक वोट दे दिया कि वो सिलेक्ट करें कि मैं किस जज के सामने बहस करना चाहता हूं। क्या ये एक आजाद अदलिया है? और जो भी केसेस जिसमें हुकूमत एक पार्टी है, हमेशा एक सवाल उठेगा कि ये हुकूमत के जो है जजेस, और मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ यही परसेप्शन जो है वो जाएगा। जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा वो भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें तो आपकी जो एलिगेशंस है वही रियासत और रियासत के इदारों के खिलाफ है। अगेन आपका जो हुकूमत का रोल आपने दे दिया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस, और ये बहुत, मुझे तो कोई एग्जाम्पल नहीं मिली कि हुकूमत को आपने इस चीज में रोल दे दिया है कि कौन से जजेस बेंचेस पे बैठेंगे। अपॉइंटमेंट्स तो एक तरफ, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में रोल होता है, मगर आप सिर्फ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, आप ये कह रहे कि जो केसेस हैं, जो बेंचेस की सिलेक्शन है, उसमें भी आपने हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो वोट दे दिया है, और ये बहुत ही मेरी नज़र में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और ये जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसके प्रिंसिपल से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। तो जरूर मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी अदलिया जो है वो परफेक्ट है, मगर जो फैसले आए हैं पिछले 1 साल में, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन्होंने शहरियों का जो कोर्ट मार्शल है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसके खिलाफ अब अपील है। जो रिजर्व सीट्स का फैसला है, मेरी नजर में वो आइन कानून के मुताबिक फैसला है। तो रिसेंटली कुछ डिसीजंस इनकरेजिंग आ रहे थे, तो मेरी नजर में उसको रोकने की कोशिश आपने एक की है। माजी को आप एक जस्टिफिकेशन बना रहे हैं कि जी 2010 में अदालत ने ये किया, 2012 में ये गलती की है, तो आज 2024 में हम जो है अदालत को बिल्कुल एक तरह से सबजुगेट कर देंगे, हुकूमत के नीचे एक तरह से अदालत को, सबसे आपकी जो आला अदालत है उसको हुकूमत के सबसर्विएंट एक तरह से कर रिदा साहिबा, साकिब बशीर साहब, हाफिज साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई होप एंड आई प्रे कि ये सुप्रीम कोर्ट में लगे और फिर ये खवातीन हमारी जो लॉयर्स हैं इनकी वहाँ पे मामलात समात के जो देखने वाले होंगे, बिकॉज जिस तरह रिदा साहिबा बोल रही थी, हाफिज साहब और साकिब बशीर साहब जितने गौर से सुन रहे थे ना, सो द सब्सटेंस इज देयर, द कंटेंट इज देयर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी देखने वाले दिन होंगे। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।